हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आज आप लोग के लिए गोधोली भाग 2 10वीं कक्षा की जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ का प्रश्नोत्तरी एवं व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे आशा है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत लाभकारी ही सिद्ध होंगे। जिसमें से हमारा प्रश्नोत्तरी में हमारा पहला सवाल है, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। ये हमारा फर्स्ट सवाल आज का है, जिसमें आपको दिया गया क्या, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद। घर घर यानी जो कर्कश आवाज़ होती है, जो चक्का चलती है, रथ का जो चक्का चलता है उसका आवाज़ क्या है, स्पष्ट करें। तो इसमें आपको दिया गया है क्या, पराधीनता यानी दूसरे का अधीन। पराधीनता यानी दूसरे के अधीन की समाप्ति, यानी दूसरे के अधीन में दूसरे के हम लोग क्या दूसरे देश के कब्जे में थे, हमारे ऊपर दूसरा यानी अंग्रेज लोग, ब्रिटिश सरकार लोग शासन कर रहे थे। यानी पराधीनता की समाप्ति और स्वाधीनता यानी अपने देश के लिए, यानी स्वाधीनता के लिए, स्वयं के लिए अधीन यानी किसी के अधीन में ना रहे, स्वतंत्र रहे, स्वाधीनता की प्राप्ति। कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद यानी एक रथ का घर घर यानी कर्कश आवाज है, अर्थात जनता का समय आया है जनतंत्र को कायम करने के लिए। जनता का जो समय है वह जनता का समय आया है अपना जनतंत्र को कायम करने के लिए। नेक्स्ट सवाल है, कविता के आरंभ में, कविता के शुरुआत में, कविता के आरंभ में भारतीय कवि जनता का वर्णन किस रूप में करता है। कविता का जो शुरुआत होती है जिसमें भारतीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी जनता का वर्णन किस रूप में किए हैं। हमारा उत्तर है, कविता के शुरुआत में भारतीय कवि जो है वह जनता का वर्णन किसमें, तो जनता का वर्णन मूक मिट्टी की मूर्त के रूप में किए हैं। मिट्टी की मूर्त के रूप में किए हैं। कविता का आरंभ जो है, आरंभ में क्या बताया गया कि जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो भारत का जनतंत्र का जन्म में यानी क्या, जनतंत्र का जन्म में भारतीय जनता का वर्णन अबोध के रूप में मूक यानी चुप, मौन, मिट्टी की मूर्त के रूप में वर्णन किए हैं, जो सब कुछ सहता आ रहा है और गहन वेदना यानी पूरा गहरी कष्ट पीड़ा में जो भी है वह भूख नहीं खोल पाई है, यानी भूख जो है, जो दर्द है, कष्ट पीड़ा है, वो खोल नहीं पाई है, नहीं बता नहीं पाई है। नेक्स्ट सवाल है, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दुधमुही बच्ची की तरह है और क्यों। कवि के अनुसार, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार किन लोगों की दृष्टि यानी देखने का नज़रिया में जनता का फूल जो है वह जनता का फूल या दुधमुही बच्ची की तरह है और क्यों। कवि का क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है वो देखें। तो कवि के अनुसार राजनायक लोगों की दृष्टि में, जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है, क्योंकि अब तक राजनायक सोचते आ रहे थे, जो शासन करते थे वो सोचते आ रहे थे कि जनता पर राजा का अधिकार होता है। जनता पर किसका अधिकार होता है, तो जनता पर राजा का अधिकार होता है। जब चाहो उसे अपना राज सिंहासन सजा लो, अथवा दूधमुही बच्ची की तरह, किसके समान, दूधमुही बच्ची के समान, बच्ची की तरह जनता को कुछ देकर उनका मन को, उसके मन को बहलाकर या उसका उपभोग करे यानी प्रयोग करे, जिसका प्रतिवाद किसने, तो कवि ने जनता को किस रूप में, तो भगवान को, जनता को भगवान कहकर, जो सड़क पर पत्थर तोड़ते हैं
जो सड़क पर क्या कर रहे हैं, पत्थर तोड़ते हैं या खेतों में काम करते हैं, खेतों में काम करते मिलेंगे, उनके बारे में प्रतिपादन करता है। नेक्स्ट सवाल हमारा है, कवि का जनता का स्वप्न। कवि का जो कवि हैं रामधारी सिद्धिनकर जनता के स्वप्न की तरह, सपनों में स्वप्न की तरह किस तरह चित्र खींचा है। रामधारी सिद्धिनकर ने स्वप्न के रूप में जनता का चित्र किस रूप में खींचे हैं। तो उत्तर हमारा है कवि जनता का स्वप्न जो है, कवि जनता का स्वप्न का चित्र अजय जो अंधकार का भी बच स्थल, कैसा स्थल, तो बच स्थल चीर डाले, इस प्रकार का उमड़ता हुआ चित्र खींचे हैं। इस तरह का उमड़ता हुआ क्या किए हैं, चित्र को खींचे हैं। नेक्स्ट सवाल है, विराट जनतंत्र यानी बड़े जनतंत्र, विशाल जनतंत्र, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है। कवि किनके सिर पर यानी कवि किसके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों। इसका आंसर है भारत के विराट जनतंत्र, भारत का जो विराट विशाल जनतंत्र है उसका स्वरूप 33 करोड़ जनता के हित का है। कितने, 33 करोड़ जनता के हित का है, यानी 33 करोड़ जनता के कल्याण का है। कवि जो है वह कवि रामधारी सिद्धिनकर जी 33 करोड़ भारतीय जनता को, 33 करोड़ क्या भारतीय जनता के सिर पर यानी माथे पर मुकुट धरने की बात करते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में राजा ही राजा होता है। प्रजातंत्र में क्या होते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा होते हैं। कौन होते हैं, प्रजा ही राजा होते हैं। लोकतंत्र में यानी प्रजातंत्र में राजा ही नहीं बल्कि प्रजा ही राजा होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है, अगला सवाल हम लोग का है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और कहाँ मिलेंगे। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और कहाँ मिलेंगे। तो कवि की दृष्टि यानी रामधारी सिद्ध की दृष्टि में आज की जो देवता हैं, आज के जो देवता कौन है वह जनता हैं। आज के देवता जनता हैं। वो कहाँ मिलेंगे, तो सड़क पर गिट्टी तोड़ते हुए, सड़क पर कहाँ गिट्टी तोड़ते हुए, खेत खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे, जो बताए हैं रामधारी सिंह दिनकर ने। नेक्स्ट सवाल हमारा है, कविता का मूल भाव क्या है। कविता का मूल भाव क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो इसके आंसर हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक फर्स्ट है जो है कविता का परिचय के रूप में, जो कविता का परिचय के रूप में हम देख सकते हैं क्या, जनतंत्र का जो शीर्षक दिया गया है वह हुंकार से लिया गया है। जो हमारे जनतंत्र का जन्म है वह पाठ जनतंत्र का उदय का जयघोष है। अब भारत जो है वह भारत सदियों से क्या थे, तो गुलामी के बाद आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता प्राप्त किया है। अब भारत में जनतंत्र की स्थापना हुआ है। भारत में क्या हुआ, जनतंत्र का स्थापना हुआ है, जिसमें जनता ही राजा बनता है। कौन बनता है, जनता ही राजा बनता है। और राजनायक के रूप में भगवान और भाग्य के विधाता भी जनता ही होती है। और क्या कहा जाता है, जनतंत्र के महल को भी इसमें दर्शाया गया, जनतंत्र के महत्व को भी इसमें दर्शाया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट सेकेंड रूप में हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि कविता का मूल भाव संक्षिप्त रूप से इस माध्यम से भी देखा जा सकता है कि कविता का मूल भाव जनतंत्र की स्थापना करना था, जनतंत्र की स्थापना है। कवि रामधारी सिंह दिनकर शासन पद्धति के माध्यम से शोषक शोषित के भेद को मिटाना चाहते हैं। और क्योंकि इस व्यवस्था में शासन करने की शक्ति जो है, वह शासन करने की शक्ति है वह किसके हाथ में, जनता के हाथ में आ जाती है, जनता के हाथ में आ जाती है। फलतः सत्ता की मनमानी बंद हो जाती है। इसमें संविधान द्वारा कुछ शक्तियाँ जनता के हाथ में प्रदान की जाती है, मिलता है। और इन शक्तियों का उपयोग जनता समान रूप में करती है, बराबर रूप में करती है।
तात्पर्य यह है कि जनता स्वयं ही सिंहासन पर आरूढ़ के रूप में होती है और समान रूप से सबको कमाने, जीवन जीने और अपनी समस्या को प्रस्तुत करने का मौका यानी अवसर भी प्रदान करवाती है यानी मिलता है। ऊंच नीच का भाव शोषित शोषक गरीब अमीर सबकी शासन में भागीदारी होती है, जो आपका मूल भाव के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है व्याख्या। नेक्स्ट है हमारा सप्रसंग व्याख्या या व्याख्या, जो हमारे एग्जाम में एक न एक आते हैं। इसमें क्या है, व्याख्या में सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, इसकी व्याख्या करना है। तो इसकी व्याख्या के रूप में कहा लिखने का प्रैक्टिस जो होती है, स्टार्टिंग पॉइंट लिखा जाता है क्या, हमारे पदांश जो होती है, पदकांश है यानी पदकांश है, जो पाठ्य पुस्तक किस्से तक गोधोली भाग 2 के काव्य यानी पद खंड के जनतंत्र का जन्म, किसका जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके कवि कौन हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और कहा गया है कि भारत सदियों से क्या था, गुलाम था, और गुलामी के बाद क्या हुआ, स्वाधीनता हुआ यानी स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता पाकर जनता की स्थापना के लिए भारतीय लोग प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मानव सदियों की क्या हो गई है, मानव की सदियों की ठंडी बुझी राख आग जो है वह आग पुनः फिर से सुबुगा उठी है, और मिट्टी भी क्या हो रही है, सोने की ताज पहनने के लिए सोने की ताज पहनकर इठला रही है, क्या हो रही है, तो इठला रही है। नेक्स्ट हमारा व्याख्या है हुंकारों से, किससे, तो हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, क्या उखड़ जाती है, हुंकार से हमारा नींव उखड़ जाती है, और सांसों के बल से, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, और सांसों के बल से ताज जो हवा है, ताज़ा हवा है, ताज हवा में उड़ता हुआ जनता के रोके रात समय तक ताब कहाँ, वह जिधर चाहती है काल यानी समय भी उधर ही मुड़ता है। जिसका हमारा व्याख्या है क्या, प्रस्तुत पाठ जो है वह प्रस्तुत पाठ पुस्तक किससे, तक गोधोली भाग 2 से, कहाँ, तो काव्यखंड में कौन, काव्यखंड के पद से जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इस पंक्ति के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी जनता के बल का महत्व के बारे में दर्शाए हैं, जनता के बल के महत्व के बारे में दर्शाए हैं। और क्या बताए हैं, जनता की हुंकार से क्या होती है, राजा का महल ढह जाता है, जनता की आवाज़ से, जनता के हुंकार से, गर्जन से राजा का महल ढह जाता है, जनता की सांस जो है वह सांस राज का ताज उड़ जाता है। और क्या होती है, जनता की राह, जनता का जो रास्ता है, राह को समय भी नहीं रोक सकता है, जनता जिधर चाहती है, जनता जो चाहती है वह समय भी उसी ओर क्या करता है, मुड़ जाता है, उसी ओर लेकर जाती है। नेक्स्ट है हमारा पर्यायवाची शब्द, जिसमें पर्यायवाची शब्द में सदी मीन्स होता है शताब्दी को भी कह सकते हैं, राख भस्म को भी कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द है क्या, उसी के समान अन्य शब्द। ताज यानी मुकुट, सिंहासन यानी राजगद्दी, सिंहासन को राजगद्दी भी कह सकते हैं। कसक है, कसक को कमजोरी भी कह सकते हैं। दर्द को कष्ट या पीड़ा भी कह सकते हैं। कसम यानी कमी भी कहा जा सकता है, यानी क्या, कसम यानी कमी। जनमत यानी जनता का विचार, जनता का मत। फूल यानी कुसुम। भूडोल, क्या, भूडोल यानी भूकंप। भ्रिकुटी में होता भाव। काल यानी समय। तिमिर अंधकार। नाद यानी घोष या आवाज़। राज यानी राज। प्रसाद यानी राजा का महल यानी राज का महल। मंदिर यानी देवालय, मंदिर यानी क्या, देवालय। नेक्स्ट है हमारा लिंग निर्णय करें। लिंग निर्णय में आता है शब्द दिया रहता है, सेंटेंस के माध्यम से हो सकते हैं। यह शब्द दिया रहेगा कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। जिसमें हमारा ताव क्या है, तो पुल्लिंग है। दर्द क्या है, तो स्त्रीलिंग है। वेदना यानी कष्ट क्या है, तो वो स्त्रीलिंग है। कसम स्त्रीलिंग। हुंकार क्या है, तो पुल्लिंग है। बवंडर पुल्लिंग है। गवाच
पुल्लिंग है, जगत क्या है तो पुल्लिंग है, अभिषेक पुल्लिंग है, श्रृंगार स्त्रीलिंग है और प्रजा जो है वह क्या है तो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट हमारा है कविता से समासिक शब्द पद को चुनें या उनके समास निर्दिष्ट करें। कविता से क्या करें तो समासिक शब्द को चुनें। तो समासिक शब्द में देखा जाता है क्या कि समासिक शब्द है क्या, यानी समास। समास आप लोग पढ़े होंगे जिसमें कहा जाता है क्या समास के जो भी नियम है, नियम से जो भी निर्मित शब्द बनता है वही समासिक शब्द कहलाता है, या उसी को कह सकते हैं समस्त पद। जो समस्त पद है समासिक शब्द है, यानी जो समास है वह दो पदों से मिलकर बना होता है या दो से अधिक पद भी मिलकर बने होते हैं, जिसमें आपको एक पूर्व पद दो होता है, दूसरा उत्तर पद होते हैं। तो वही कहता है हमारा जनतंत्र है, जनतंत्र जो हमारा तत्पुरुष समास है। हमारा जनतंत्र क्या है तो तत्पुरुष समास है। घर घर नाद तत्पुरुष समास। सिंहासन, सिंहासन जो है मध्यम लोपी समास है। जाड़े पाले द्वंद्व समास है। अंग अंग द्वंद्व समास है। जनमत तत्पुरुष समास है। जंतर मंतर द्वंद्व समास है। चार खिलौने द्विगु समास है। कोपाकुल तत्पुरुष समास है। प्रसादो जो है वह तत्पुरुष समास है। इसकी व्याख्या के लिए आप अगली क्लास में देख सकते हैं कि समास जो चैप्टर है उसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका व्याख्या कैसे दिया गया है और द्वंद्व समास है क्या, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारा आज का क्लास यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप लोग को अत्यधिक ही समझ में आए होंगे।